सागर शांत था, लेकिन हवा में कुछ अशुभ गूंज रहा था। रत्नागिरी, एक ऐसा राज्य जो समुद्र की गोद में पलता था। वहां की रानी मीरा अपने सौंदर्य से नहीं, अपने साहस से जानी जाती थी। चमकते हुए सिंहासन पर बैठी वह एक योद्धा थी, जो तलवार से नहीं, निर्णय से शासन करती थी। हर सुबह वह समुद्र के किनारे खड़ी होकर लहरों को निहारती, मानो उनके बीच छिपे किसी रहस्य को पढ़ना चाहती हो। उसका दिल स्थिर था, पर उसकी आंखों में तूफान थे। इसी समंदर के दूसरे छोर पर एक और तूफान बसा था, काला सागर का डाकू कबीर। कबीर नाम सुनते ही व्यापारी कांप उठते थे, लेकिन जो उसे जानता था वह डाकू जरूर है, पर जालिम नहीं। वह लूटता था, पर जरूरतमंदों के लिए। उसकी तलवार न्याय करती थी, न कि अत्याचार। कहा जाता था, अगर रानी मीरा और डाकू कबीर कभी आमने सामने आए तो समंदर अपना रंग बदल देगा। एक दिन दिशाएं उलझने लगी, लहरें बेचैन हुई। कबीर की नजर रत्नागिरी पर पड़ी। एक जादुई मोती जो मीरा के खजाने में छिपा था, उस तक उसकी पहुंच जरूरी थी। वह मोती उसकी कबीलाई परंपरा के अनुसार उसके लोगों की रक्षा कर सकता था, लेकिन वह जानता था रानी मीरा से यह छीनना आसान नहीं होगा। रात गहराई, कबीर चुपचाप रत्नागिरी में घुसा। खजाना पाने आया था, पर किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। वह उसे पहली बार देखा, ऊंचे बुर्ज पर खड़ी, चांदनी में चमकती हुई रानी मीरा। और वो क्षण समंदर के नीचे कुछ हिला। यह रानी है या तूफान? कबीर के दिल ने पूछा। मीरा ने उसकी ओर देखा, बिना डर के। उसने तलवार निकाली, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ जिज्ञासा थी। तुम कौन हो? मीरा का स्वर सीधा पर शांत था। कबीर रुका, तलवार नीचे कर दी। जो तुम्हारा दुश्मन बनकर आया था, पर अब कुछ और सोच रहा है। उस रात दोनों की दुनिया बदल गई। अगले कुछ हफ्तों में वे चुपचाप मिलने लगे। एक वीर रानी और एक बागी डाकू, समंदर की गुफाओं में, चट्टानों के पीछे, लहरों की लोरियों के बीच। दो दिल एक दूसरे को पढ़ने लगे। मीरा ने उसके भीतर का दर्द देखा, कबीर ने उसकी भीतर की आग। दोनों जानते थे यह आसान नहीं होगा। रत्नागिरी उसे दुश्मन मानता था, और कबीर के साथी उसे एक शत्रु रानी। पर फिर भी वे मिले। हर मुलाकात एक युद्ध थी, बाहरी दुनिया से नहीं, अंदर की उलझनों से। कभी मीरा कहती, अगर मेरे लोग जान गए तो क्या होगा? कबीर मुस्कुराता, शायद तूफान आए, लेकिन तूफान के बाद ही तो नई जमीन बनती है। और इस तरह समंदर के किनारे दो तूफानों की कहानी शुरू हुई। समय की रेत तेजी से फिसल रही थी, और उनके प्यार की लहरें गहराती जा रही थीं। लेकिन हर प्रेम कथा को परखा जाता है, उसकी जड़ों और सच्चाई की परीक्षा ली जाती है। रत्नागिरी में अफवाहें उड़ने लगी थीं। रानी किसी बाहरी से मिलती है, राजमहल के पहरे में दरार है, कहीं ये कोई धोखा तो नहीं? मीरा जानती थी, एक रानी का हृदय भी होता है, पर राज्य पहले आता है। पर कबीर के साथ बिताए हर क्षण ने उसे यह सिखाया था, जो प्रेम डर से छिपाया जाए वह अधूरा रह जाता है। कबीर उधर अपनी दुनिया में दो लड़ाइयां लड़ रहा था। एक अपने साथियों से, दूसरी अपने ही मन से। कब तक छिपेंगे? उसका पुराना साथी शम्स गुफा में गुर्राया। तू उस रानी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है? कबीर ने जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी समंदर जितनी गहरी थी। उधर रत्नागिरी में मीरा ने अपने वफादार सेनापति राजवीर से सवाल किया, क्या तुम सोचते हो कि डाकू सिर्फ लुटेरे होते हैं? राजवीर ने हिचकिचाते हुए कहा, रानी साहिबा, डाकू बदल सकते हैं, पर राजनीति नहीं। और तभी उनकी दुनिया में भूचाल आया। पूर्व की ओर से एक शक्तिशाली राजा विक्रम सिंह रत्नागिरी पर चढ़ाई कर चुका था। उसकी सेना दुगनी थी और मंशा क्रूर। मीरा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन वह जानती थी अकेली नहीं जीत सकती। महल के आंगन में वह खड़ी थी, झंडी हाथ में, चेहरे पर दृढ़ता, पर आंखों में बेचैनी। अचानक घोड़ों की टाप सुनाई दी। दक्षिण से, समुद्र की ओर से, काले झंडों वाली नावें रत्नागिरी के किनारे लगीं। कबीर, उसके पीछे उसकी पूरी टोली, वे जिनके चेहरे डरावने थे, पर आज उनकी तलवारें रत्नागिरी के लिए उठी थीं। मैं आया हूं, कबीर ने ऊंचे स्वर में कहा।
उस रानी के लिए जिसने मेरी रूह को छुआ। मीरा की आंखें नम थीं, पर वह मुस्कुराई। युद्ध शुरू हुआ। लहरों के किनारे खून बहा, पर यह खून विश्वास का था, बलिदान का था। कबीर अपने डाकुओं के साथ आगे बढ़ा। राजा विक्रम सिंह की सेना को गुफाओं में फंसाया और पीछे से हमला बोला। मीरा ने अपनी ओर से महल की दीवारों से तीर बरसाए। घंटों के बाद सूरज डूब रहा था, पर युद्ध थमा नहीं था। कबीर जख्मी था, मीरा की तलवार टूटी थी, पर दोनों खड़े थे। और अंत में विक्रम सिंह पीछे हट गया। रत्नागिरी बच गई। लोगों ने देखा, जिस डाकू को वे डरते थे, उसी ने उनका घर बचाया था। शहर के चौक में जब कबीर अपने घावों के साथ खड़ा था, तभी एक बुजुर्ग स्त्री आगे बढ़ी। उसने कबीर के सिर पर हाथ रखा। तू डाकू नहीं, तू रक्षक है। मीरा ने सामने आकर घोषणा की। यह वही है जिससे मेरा दिल बंध चुका है। अगर इसे रत्नागिरी से बाहर करना है तो पहले मुझे हटाना होगा। कुछ क्षण सन्नाटा रहा। फिर लोगों ने झुककर सिर मोड़ा। बदलाव शुरू हो चुका था। लेकिन हर युद्ध के बाद एक और परीक्षा बाकी होती है, स्वीकार्यता की, सच्चे परिवर्तन की। समंदर शांत था, पर रत्नागिरी की गलियों में बदलाव की सरगर्मियां गूंज रही थीं। कबीर अब केवल एक डाकू नहीं था, वह रानी मीरा का रक्षक और धीरे धीरे लोगों के दिलों का हिस्सा बन रहा था। लेकिन हर परिवर्तन के रास्ते में कुछ पुरानी दीवारें होती हैं और कुछ जख्म जो आसानी से नहीं भरते। राज दरबार में चर्चा छिड़ी। क्या एक डाकू राजा बन सकता है? क्या रानी का निर्णय भावना से नहीं, विवेक से लिया गया है? क्या इससे हमारी संतानें गलत संदेश नहीं लेंगी? मीरा चुप थी, लेकिन उसका संकल्प अडिग। कबीर, वो हर दिन लोगों की मदद करता, खेतों में हाथ बटाता, गांवों की रक्षा करता। उसने अपने पुराने साथियों को भी बुलाया और उन्हें कहा, अब से तुम तलवार नहीं, हल उठाओगे। अब हमारा जीवन लूट में नहीं, सुरक्षा में बीतेगा। कुछ डाकुओं ने विरोध किया। कबीर, तू कब से रानी के आदेशों में चलने लगा? उसने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ये आदेश नहीं, ये विश्वास है, और मैं उसे नहीं तोड़ सकता, जिसने मुझे नया जीवन दिया। धीरे धीरे कबीर का नाम बदलने लगा। डाकू कबीर से रक्षक कबीर तक की यात्रा शुरू हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच एक रात रत्नागिरी के खजाने से जुड़ी एक पुरानी साजिश सामने आई। महल की गुप्त सुरंग में कुछ गार्डों ने अजनबी गतिविधियां देखीं। जांच के बाद पता चला, विक्रम सिंह की हार के बाद उसका एक गुप्त दल अब भी सक्रिय था, जो मीरा और कबीर की हत्या की योजना बना रहा था। रात के अंधेरे में कबीर उस सुरंग में अकेला घुसा। उसने वहां छिपे दुश्मनों को दबोचा, लेकिन एक तीर उसकी पीठ में जा धंसा। घायल कबीर जैसे ही महल लौटा, मीरा के हाथ कांप उठे। उसने अपने हाथों से कबीर की मरहम पट्टी की। तुम क्यों अकेले गए? मीरा की आंखों में आंसू थे। कबीर हल्के स्वर में मुस्कुराया, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। रानी होकर भी तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो। उस रात महल के ऊपर जो चांद था, वह कभी इतना कोमल नहीं लगा था। सुबह होते ही मीरा ने सभा बुलाई। उसने कहा, मैं अब और छिपकर नहीं जी सकती। जो प्रेम मुझे मिला है, वह मेरा गौरव है, मेरी कमजोरी नहीं। कबीर अब मेरा जीवन साथी बनेगा और रत्नागिरी का राजा। दरबार मौन था। फिर राजवीर आगे बढ़ा। रानी जी, मैंने इस राज्य को आपका शौर्य दिखाते देखा है। अगर आपका दिल कहता है कि कबीर इस राज्य के योग्य है, तो मैं अपने शस्त्र उसे सौंपने को तैयार हूं। धीरे धीरे लोग झुकने लगे, स्वीकार करने लगे। फिर एक दिन महल के आंगन में शहनाइयां बजीं। रत्नागिरी के इतिहास में पहली बार एक डाकू से रानी का विवाह हुआ। मीरा ने लाल वस्त्र पहना और कबीर ने अपने पुराने लुटेरे वस्त्रों की जगह रत्नागिरी की पोशाक। लेकिन उसकी आंखों में वही बगावत थी, अब बदलाव के लिए। उनकी शादी केवल दो दिलों का मिलन नहीं था, वह एक युग का परिवर्तन था। बच्चे कहते, देखो, वो हैं, रानी और डाकू, जिनकी प्रेम कहानी ने रत्नागिरी को बदल दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि प्यार की असली परीक्षा समय लेता है। समय बीता।
रत्नागिरी अब पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध और शांतिपूर्ण हो गई थी। जहां पहले पहरेदार तलवारें चमकाते थे, अब किसान खेतों में हल चलाते थे। जहां कभी डर के साए में व्यापार होता था, अब वहां संगीत गूंजता था। और उस परिवर्तन के केंद्र में थे रानी मीरा और राजा कबीर। कबीर ने न केवल अपनी पहचान बदली थी, बल्कि अपने जैसे सैकड़ों भटके हुए लोगों को भी एक नया जीवन दिया था। वे अब सैनिक नहीं, संरक्षक थे। वो गुफाएं जो कभी लूट का अड्डा थीं, अब रत्नागिरी की रक्षा किले बन गई थीं। लेकिन शांति अक्सर ईर्ष्या को जन्म देती है। उत्तर के एक राज्य महागढ़ के दरबार में हलचल थी। वहां के सेनापति ने राजा को सूचना दी, रत्नागिरी का डाकू अब राजा बन बैठा है। वह लोगों के दिल जीत रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे लोग भी उसी राह पर चल पड़ेंगे। राजा भड़क उठा। अगर बगावत के बीज वहीं पनप रहे हैं तो जड़ वहीं काटनी होगी। महागढ़ की सेना ने गुप्त रूप से रत्नागिरी में घुसपैठ शुरू की। उन्हें उम्मीद थी कि पुरानी व्यवस्था के कुछ कट्टर समर्थक अब भी मौजूद होंगे, जो कबीर के राजा बनने से खुश नहीं थे। और वे सही थे। राजमहल के एक कोने में एक पुराना दरबारी, जिसे मीरा ने एक बार भ्रष्टाचार के कारण निकाला था, अब महागढ़ के लिए जासूसी कर रहा था। उसने कबीर की दिनचर्या, उसकी सुरक्षा की जानकारी और राजकीय योजनाएं चुपचाप बाहर भेजनी शुरू कर दी। उधर कबीर और मीरा दोनों अनवेयर थे कि शांत लहरों के नीचे एक और तूफान पल रहा है। वे अक्सर महल की छत पर बैठते, चांदनी में रत्नागिरी को निहारते। मीरा कहती, कभी लगता है ये सब एक सपना है, तू, मैं, ये राज्य। कबीर मुस्कुराता, अगर सपना है तो मैं चाहता हूं कि कभी ना टूटे। पर सपनों की एक आदत होती है, वो जितने सुंदर होते हैं उतने ही असुरक्षित। एक रात महल के एक गुप्त हिस्से में विस्फोट हुआ। अचानक आग की लपटें उठीं। सैनिक भागे। अफरातफरी मच गई। मीरा और कबीर को तुरंत सुरक्षित कक्ष में ले जाया गया। कबीर समझ गया, यह भीतर का काम है। उसी रात वह अकेले उस पुराने दरबारी की तलाश में निकला, जिसकी गतिविधियां उसे पहले से संदेहास्पद लगती थीं। और जैसे ही उसने उस दरबारी को एक गुप्त सुरंग में पत्र देते हुए पकड़ा, सच्चाई सामने आ गई। महागढ़ रत्नागिरी पर आक्रमण की तैयारी कर चुका था, और यह हमला विश्वास के सबसे भीतर तक झर घोलने वाला था। कबीर ने दरबारी को बंदी बना लिया। सभा बुलाई गई। मीरा ने कहा, हमारे बीच से ही कोई हमारे विनाश की योजना बना रहा था। पर सच छुपता नहीं, उजाला अंत में जीतता ही है। सभा मौन रही। फिर कबीर ने आगे कहा, अब हमें सिर्फ रक्षा नहीं, जवाब भी देना होगा, लेकिन तलवार से नहीं, नीति से। अगर हम युद्ध करें तो वह इस राज्य की आत्मा के खिलाफ होगा। हमें कुछ और करना होगा, कुछ बड़ा। मीरा ने उसकी ओर देखा। वो जानती थी कबीर की आंखों में एक योजना है। कहानी अब मोड़ पर थी। प्रेम की जीत हो चुकी थी, लेकिन अब वह प्रेम बुद्धि, धैर्य और नेतृत्व की परीक्षा देने वाला था। रानी मीरा और राजा कबीर अब जान चुके थे, शांति की रक्षा केवल तलवार से नहीं, चतुराई से भी करनी होती है। कबीर ने अपने पुराने अनुभवों को हथियार बनाया। वह जानता था कि महागढ़ की सेना रत्नागिरी पर हमला नहीं करेगी, बल्कि भीतर से तोड़ने की कोशिश करेगी। इसलिए उसने हर उस रास्ते को बंद करना शुरू किया जहां से शक, लोभ और भय भीतर घुस सकते थे। सुरक्षा कड़ी हुई। दरबार में पारदर्शिता बढ़ाई गई। गांवों तक संदेश भेजे गए, अगर कोई अजनबी आपसे मेलजोल बढ़ाए तो तुरंत राजमहल को सूचित करें। मीरा ने अपने पक्ष से लोगों को भरोसा दिलाया, ये राज्य हम सबका है, और कोई भी ताकत, जब तक हम एक हैं, इसे तोड़ नहीं सकती। लेकिन कबीर जानता था, असली लड़ाई मैदान में नहीं, विचारों में लड़ी जाती है। और इसलिए उसने एक साहसिक निर्णय लिया। वह अकेले महागढ़ गया। हाँ, अकेले, बिना तलवार, बिना घोड़े, सिर्फ एक दूत की तरह, एक संदेशवाहक की तरह। वहां के लोगों से मिला, गांवों में गया, चुपचाप बैठा, उनकी बातें सुनी। उसे समझ आया, महागढ़ के लोगों में भी असंतोष था। उनके राजा ने सालों तक युद्धों में संसाधन झोंके थे, जबकि आम जनता भूख, बीमारी और डर में जी रही थी। एक रात महागढ़ के पास एक चौपाल में कबीर ने कहा,
अगर तुम्हारा राजा युद्ध से भूख मिटा सकता तो अब तक तुम्हारे घरों में चूल्हे जलने चाहिए थे। मैं एक डाकू था। मैंने छीना, मगर सिर्फ जरूरतमंदों को देने के लिए। आज मैं राजा हूं, लेकिन मेरे हाथ अब भी मिट्टी से सने हैं, क्योंकि मैं अपने लोगों के साथ काम करता हूं, उनके ऊपर नहीं बैठता। लोग चुप रहे, पर उनकी आंखों में चमक थी। वहीं दूसरी ओर महागढ़ के राजा को जब पता चला कि कबीर उसकी ही प्रजा के बीच लोकप्रिय हो रहा है, तो वह बौखला गया। उसने गुप्त आदेश दिया, इस डाकू को मेरी भूमि पर सांस नहीं लेनी चाहिए। लेकिन देर हो चुकी थी। उस रात महागढ़ के एक मंत्री ने चुपचाप कबीर से मुलाकात की। तुम्हारी बातें हमारे राजा से ज्यादा लोगों के दिल को छूती हैं, उसने कहा। अगर रत्नागिरी और महागढ़ एक साथ चलें तो दोनों राज्यों को लाभ होगा। कबीर मुस्कुराया। राज्य जोड़ने से पहले लोगों को जोड़ना पड़ता है, और वही मैं कर रहा हूं। उधर रत्नागिरी में मीरा बेचैन थी। कबीर की वापसी का कोई संदेश नहीं था। हर सुबह वह महल की छत से दूर क्षितिज को निहारती, और हर शाम दिल में एक आशंका लिए लौटती। फिर 7वें दिन कबीर लौट आया, पर वो अकेला नहीं था। उसके पीछे थे महागढ़ के कुछ प्रतिनिधि। उन्होंने दरबार में मीरा के सामने नतमस्तक होकर कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, हम एक साझा नीति चाहते हैं, व्यापार, शिक्षा और शांति के लिए। मीरा की आंखें भर आईं। उसने कबीर की ओर देखा। तुमने तलवार नहीं चलाई, लेकिन एक युग बदल दिया। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध बिना खून बहाए लड़ा जाता है। इसके बाद रत्नागिरी और महागढ़ के बीच एक ऐतिहासिक संधि हुई। दोनों राज्यों में एक साझा बाजार बना, सीमा पर स्कूल खुले, और लोगों को एक दूसरे के पर्वों में भाग लेने का निमंत्रण दिया गया। और तभी एक दिन मीरा और कबीर ने राजमहल के आंगन में खड़े होकर देखा। वही समंदर जहां से कभी उनका प्यार शुरू हुआ था, अब शांत नहीं था, बल्कि गर्व से गूंज रहा था। पर हर कहानी में एक और मोड़ होता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। समंदर शांत था, राज्य में उत्सव का वातावरण था। रत्नागिरी और महागढ़ अब मित्र थे। युद्ध की तलवारों को भुलाकर साझेदारी की दीपमालाएं जल चुकी थीं। रानी मीरा और राजा कबीर की प्रेम गाथा अब केवल लोक कथाओं का विषय नहीं रही, वह एक जीता जागता आदर्श बन चुकी थी। लेकिन सच्चे प्रेम और सत्ता की सबसे कठिन परीक्षा अक्सर तब आती है जब सब कुछ ठीक लग रहा हो। एक दिन महल में एक दूत पहुंचा, चिंतित, थका हुआ और धूल से सना हुआ। उसने सांस रोकते हुए सूचना दी, दक्षिण के द्वीपों पर एक नया समुद्री गिरोह सक्रिय हो चुका है। वे न व्यापार मानते हैं, न समझौते। वे निर्दय हैं, जहाज डुबोते हैं, लोगों को गुलाम बनाते हैं, और अब उनका अगला निशाना रत्नागिरी है। सभा में सन्नाटा छा गया। मीरा ने पूछा, क्या वे कबीर को जानते हैं? दूत ने सिर झुका दिया। वे उसे चुनौती मानते हैं, क्योंकि वह डाकुओं का राजा था, लेकिन अब कानून की बात करता है। कबीर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में पुरानी आग लौट आई थी। अगर वे समुद्र की भाषा में बात करना चाहते हैं, उसने कहा, तो उन्हें वही जवाब मिलेगा। फिर शुरू हुई आखिरी और सबसे निर्णायक तैयारी। कबीर ने अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा किया। अब वे कानून के रक्षक थे, पर समुद्र के रहस्य आज भी जानते थे। मीरा ने महल की दीवारों से ज्यादा लोगों के दिलों को मजबूत किया। इस बार दुश्मन बाहर से नहीं, नीचे से आएगा, समुद्र की गहराई से, उसने सभा में कहा। पर रत्नागिरी का संकल्प उससे कहीं गहरा है। फिर एक रात समुद्र में दूर एक लहर उठी, आकाश बादलों से भर गया, और फिर गिरोह ने हमला किया। जहाज जलाए गए, बंदरगाहों पर आग लगी, मछुआरे चीखते भागे। लेकिन रत्नागिरी अब वो नहीं थी जो सालों पहले हुआ करती थी। कबीर ने समुद्र में अपनी सेना के साथ उतरकर मोर्चा संभाला। तूफान के बीच नावें भिड़ी, तलवारें टकराईं, और बीच लहरों में कबीर ने उस गिरोह के सरदार से आमना सामना किया। तू कौन है जो डाकू होकर राजा बना? गिरोह का सरदार चीखा। कबीर ने जवाब दिया, मैं वो हूं जो अंधेरे में रोशनी बन गया, और अब मैं तुम्हारा अंधेरा खत्म करने आया हूं। भीषण युद्ध हुआ। कबीर घायल हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। मीरा
महल में बैठकर युद्ध के समाचार सुनती रही, पर भीतर से वह मजबूत थी। उसने राज्य की हर स्त्री को संगठित किया, घायलों की सेवा, बच्चों की रक्षा, जल और औषधि पहुंचाने का जिम्मा। यह केवल कबीर का युद्ध नहीं था, यह रत्नागिरी की आत्मा का युद्ध था। 3 दिन और 3 रातों के बाद समुद्र शांत हो गया। गिरोह पराजित हुआ। उनका सरदार कबीर के सामने घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे नहीं पता था डाकू भी धर्म निभा सकते हैं, उसने थरथराते स्वर में कहा। कबीर ने उसकी तलवार उठाकर समंदर में फेंकी। अब लौट जा। समंदर से जो सिर्फ लेना चाहता है वो अंत में डूब जाता है। उस शाम कबीर थका हुआ और घायल जैसे ही महल लौटा, मीरा उसकी ओर दौड़ी। भीड़ शांत थी। फिर मीरा ने उसके माथे पर चूम कर कहा, तुम राजा नहीं, तुम रत्नागिरी की आत्मा हो। लोगों ने झुककर प्रणाम किया और पहली बार कबीर की आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब वह सिर्फ विजेता नहीं बल्कि पूरा हो चुका था। लेकिन कहानी की अंतिम पंक्ति अभी बाकी थी। समंदर शांत था और रत्नागिरी भी। वो लहरें जिन्होंने कभी युद्ध देखे थे, अब सिर्फ बच्चों की हंसी अपने किनारे तक ला रही थीं। रानी मीरा और राजा कबीर अब जनता की आंखों में केवल शासक नहीं, एक कहानी बन चुके थे, एक जीवित किंवदंती। पर वे जानते थे कहानी वहीं रुक जाती है जहां उसे मोड़ न मिले। और अब यह कहानी किसी समापन की नहीं, एक उत्तराधिकार की तलाश कर रही थी। मीरा ने एक रात पूछा, धीमी आवाज में, समंदर की लहरों को सुनते हुए, क्या हमने सच में कुछ बदला है कबीर? कबीर ने उत्तर नहीं दिया, बस उसकी हथेली को अपनी हथेली में कसकर थाम लिया। अगले दिन राज दरबार में एक घोषणा हुई। मीरा और कबीर दोनों सत्ता से हट रहे थे। न कोई उत्तराधिकारी तय किया गया, न कोई मुकुट किसी सिर पर रखा गया, बल्कि एक नई व्यवस्था की नींव रखी गई। जन परिषद, प्रजा के प्रतिनिधि अब निर्णय लेंगे। कृषक, कारीगर, सैनिक, अध्यापक, हर वर्ग की आवाज को अब सिंहासन की ऊंचाई तक पहुंचने का अधिकार मिला। सभा में सन्नाटा था। फिर किसी ने ताली बजाई, फिर सैकड़ों ने, हजारों ने। उन तालियों में कोई जयकार नहीं थी, वो कृतज्ञता थी, प्रेम था, बदलाव की शुरुआत थी। मीरा बोली, अब यह राज्य तुम्हारा है। जिस तरह हमने रत्नागिरी को बचाया, अब तुम उसे संभालो। कबीर मुस्कुराया, मैंने डाकू बनकर लूटा, फिर प्रेम में सब कुछ पाया। अब मैं खाली होकर जा रहा हूं, क्योंकि पूर्ण वही होता है जो त्यागना जानता है। साल बीते। अब वे दोनों महल से दूर समंदर के किनारे एक कुटिया में रहते थे। मीरा गीली रेत पर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाती और कबीर मछली पकड़ते हुए हर बार आसमान की ओर देखता, मानो पुराने तूफानों से बात कर रहा हो। एक दिन मीरा ने कबीर से कहा, अब जब हम कुछ नहीं हैं, राजा नहीं, रानी नहीं, क्या तुम अब भी मुझे वैसे ही चाहते हो? कबीर ने उसकी आंखों में देखा, धीरे से बोला, अब और भी ज्यादा, क्योंकि अब हम केवल हम हैं, न उपाधि न सिंहासन। उस शाम लालिमा से भरे आकाश के नीचे समंदर ने एक गहरी सांस ली और उसकी लहरों में एक नई मिठास थी। वो दोनों वहीं बैठे रहे, न कोई भीड़, न कोई दरबार, केवल लहरों की गूंज। और उस गूंज में एक रानी और एक समुद्री डाकू का प्रेम, जो अब किसी कहानी से नहीं, एक युग से जुड़ा हुआ था। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।